Hi, good morning everyone. Today we are discussing about next part of vital sign. अब अपन पहले लास्ट क्लास में अपन पढ़ा था वाइटल साइन का पल्स. अब पढ़ेंगे रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? जो आपकी ऑक्सीजन लेने और CO2 की छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन का सादा मीनिंग है हिंदी में देखें तो अपने जो सांस है लेना, श्वास लेना. Respiratory monitoring is an involuntary process of inspiration expiration in a patient. अब रेस्पायरेशन मॉनिटरिंग क्या होती है? एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, मतलब जो अपने अकॉर्डिंग नहीं है, अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी प्रोसेस है, उसको बोलते हैं अपन रेस्पायरेशन. ये प्रोसेस कौन से? इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब CO2 को बाहर छोड़ना. ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन रेस्पायरेशन. The exchange of gases between the blood and lungs is called external or pulmonary respiration. अब देखो, एक्सचेंज होना मतलब चेंज होना. गैस का ब्लड है, जो अपना ब्लड है और लंग्स के बीच में अगर गैसेज का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उसको कौन सा बोलते हैं? एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन. मतलब बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर और पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर जो चेंज हो रहा है ब्लड और लंग्स के बीच के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. अब देखो, ब्लड और लंग्स के बीच में होना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और ब्लड और गैसेज के बीच में एक्सचेंज होना ब्लड एंड सेल के बीच में. देखो इसमें क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल इज कॉल्ड. देखो, लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सटर्नल, और ब्लड और सेल के बीच में एक्सचेंज होना गैसों का, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. अब देखो पर्पज क्या है रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग के? टू डिटरमाइन द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ पेशेंट. पता लगाना कि पेशेंट को अपन जो एडमिट है उसके रेस्पिरेशन रेट कितनी है. नॉर्मल 12 से 20 होती है पर मिनट, ठीक है. तो अपन डिटरमाइन करते हैं कि रेस्पिरेशन स्लो है, हाई है, क्या फ्रीक्वेंसी है रेस्पिरेशन की. स्टेटस जानते हैं पेशेंट के रेस्पिरेशन स्टेटस का. नेक्स्ट है टू डिटरमाइन नंबर ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन पर मिनट. ये पता लगाते हैं कि पर मिनट वो उसको कितनी रेस्पिरेशन, कितनी श्वास वो ले रहा है पर मिनट, ठीक है. नेक्स्ट है टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट रिदम एंड डेप्थ. गेदर मतलब पता लगाते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन का अबाउट रिदम एंड डेप्थ, कि उसकी रिदमिसिटी क्या है, किस प्रॉपर रेगुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी में है, या कितनी डीप जा रही है, स्वालो ब्रीथ है, उसका पता लगाते हैं. नेक्स्ट है टू असेस रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट टू एनी रिलेटेड थेरेपी एंड मेडिकेशन. कि पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं अपन कि उसका क्या प्रभाव हुआ किसी थेरेपी का और मेडिकेशन का रेस्पिरेशन पर, उसको अपन देखते हैं. तो ये कहते हैं पर्पज कि अपना रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग करने का क्या उद्देश्य है. नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज. अब देखो नॉर्मल रेंज रेस्पिरेशन क्या होता है कि आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप स्लो, कम या ज्यादा का जो नॉर्मल वैल्यू है उसके अंदर अब नॉर्मल वैल्यू का पता लगा पाओगे. नेक्स्ट है, अब फर्स्ट वन देखते हैं एट बर्थ. 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है न्यू बॉर्न, ठीक है, तब कितनी होती है? 30 से 40 ब्रेथ पर मिनट होती है. एक साल पे कितनी होगी? 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट. और 2 to 5 ईयर पर कितनी होती है? 20 to 26 ब्रीथ पर मिनट. और एडोलसेंस होता है 20 ब्रीथ पर मिनट, एडल्ट के अंदर 16 से 20, और ओल्ड एज में 10 से 24 ब्रीथ पर मिनट होती है, ठीक है. ये तो है नॉर्मल रेशियो. फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंस रेस्पिरेशन. ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो रेस्पिरेशन को प्रभाव डालते हैं या इफेक्ट डालते हैं? फर्स्ट आता है सेक्स. फीमेल है स्लाइटली रैपिड रेस्पिरेशन देन मेल. सेक्स में देखें तो अपन फीमेल है, उसका रेस्पिरेशन क्या है? स्लाइटली रैपिड रेस्पिरेशन, तेज होता है. रैपिड का मतलब तेजी से तेज रेस्पिरेशन एक्सचेंज होता है, इंस्पायरेशन. जबकि मेल के अंदर ये थोड़ा प्रोसेस है वो स्लाइटली स्लो होती है. कि फीमेल और मेल के अंदर कंपेयर करें तो फीमेल का रेस्पिरेशन है वो थोड़ा तेज होता है बजाय मेल के, ठीक है. एक्सरसाइज. एक्सर्शन ऑफ एनी टाइप इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट एंड स्टिमुलेट. अब देखो एक्सर्शन ऑफ, आपने कोई एक्सरसाइज की, कोई हार्ड वर्क किया, तो उससे क्या होगी? जो आपकी मेटाबॉलिक रेट है, हीट है, वो प्रोड्यूस होगी और स्टिमुलेट होगा रेस्पिरेशन. स्टिमुलेट जब रेस्पिरेशन उत्तेजित, स्टिमुलेशन का मतलब था
उत्तेजित होना, ठीक है, अगर वो उत्तेजित होता है, रेस्पिरेशन एक्साइटमेंट होता है इंसान के अंदर, तो रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट है रेस्ट एंड स्लीप। ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज, सो रेस्पिरेशन रेट इज नॉर्मल और डिक्रीज। अब देखो जब आप रेस्ट कर रहे हो या सो रहे हो तब क्या होता है, आपकी जो बॉडी की प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो होती है, अगर वो स्लो होती है तो रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मल होगी और कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इमोशन। सडन स्ट्रेसफुल कंडीशन सच एज फियर एंड एंजाइटी इन्फ्लुएंस द रेस्पिरेटरी रेट। सडन स्ट्रेस, अगर मान लो आपको इमोशनल सडन स्ट्रेस कंडीशन आ गई, किसी की डेथ हो जाना, किसी का एक्सीडेंट, तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट क्या बढ़ेगी, एंजाइटी होगी, आपको तनाव हो सके, आपकी रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब अपन नॉर्मल हो देखेंगे और एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस करने के लिए। अब देखो टाइप वेसिकुलर। अब वेसिकुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, डिस्क्रीट सॉफ्ट होता है, स्लो लो पिच होता है और जेंटल साइंग होता है। ठीक है, लोकेशन की यहाँ पर होती है और ब्रोंकियल एलुलाई बेस्ट रेट ऑफ बेस ऑफ वेसिकुलर, जो साउंड कहाँ पे सुनाई देता है, ब्रोंकियल और एलुलाई के जो बेस्ट है वो जो ब्रोंकियल्स है, एलुलाई है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड जो गैसेज है उसका एक्सचेंज होता है, एलुलाई। ब्रोंकियल्स है जो ट्रेके के आगे जो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रोंकियल राइट ब्रोंकियल, ये आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट रेट ऑन रेस्पिरेशन, ये कब सुनते हैं अपन, जब रेस्पिरेशन होता है उस टाइम अपन सुन सकते हैं वेसिकुलर साउंड। नेक्स्ट है ब्रोंकियो। ब्रोंकियल ये क्या होता है, ट्रेक के साउंड होता है, इसमें क्या होता है मॉडरेट हाई पिच, वो तो क्या स्लो अपन को लो साउंड सुनाई देता है, और ये क्या होता है मॉडरेट हाई पिच के अपन असेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये किस पे सुनाई देता है, ट्रेकिया नॉर्मली हेड ओवर लंग टिश्यू, जो लंग की टिश्यू होती है वहां पे सुनाई देता है। लॉन्गर देन वेसिकुलर साउंड एक्सपायरेशन फेज, ये कितना कैसे होता है, लॉन्गर होता है वेसिकुलर साउंड से। ठीक है, और एक्सपायरेटरी फेज जब श्वास छोड़ते हैं तब अपन को ब्रोंकियल साउंड है वो असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकियोवेस्कुलर, इसकी क्या इंटेंसिटी मॉडरेट होती है, इसकी जो सुनने की फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, मॉडरेट होती है, नॉर्मल होती है। ओवर ब्रोंकियल्स लेटरल टू स्टर्नम एट द फर्स्ट एंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये अपन कहाँ सुनते हैं, ओवर ब्रोंकियल्स जो अपन ब्रोंकियल्स है लेटरल उनके साइड के अंदर, स्टर्नम जो अपनी स्टर्नम होती है, जो ये बोन होती है स्टर्नम फर्स्ट, और स्टर्नम के नीचे जो होती है फर्स्ट एंड इंटरकोस्ट, जो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इक्वल इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रेट, इसमें क्या होती है, ब्रोंकियोवेस्कुलर में एक्सपायरेटरी और इस पर श्वास लेने की और छोड़ने, ऑक्सीजन लेने की और CO2 छोड़ने की जो रेट होती है वो नॉर्मल होती है और बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न। अब देखो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो अबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न को शो करते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल रेस्पिरेशन, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन। रेगुलर रिदम रेशियो ऑफ रेस्पिरेशन एंड पल्स रेट इज 1:4, मतलब नॉर्मल कितना होता है 16 से 20 ब्रीथ। जैसे अब कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है, तो वहां पे 12 से 20 ब्रीथ मिनट होता है, पर अपन जब बुक के अंदर पढ़ते हैं तो 16 से 20 ब्रीथ मिनट, क्योंकि हर में बुक और गाइड अलग अलग रेशियो बताती है, जबकि एग्जैक्ट अपन मानते हैं 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। और पल्स का रेशियो है 1:4 होता है। फिर आता है हाइपर वेंटिलेशन और कुसमाल ब्रीथिंग। अब ये क्या है, अबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, वो तो क्या था नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये क्या अबनॉर्मल रेस्पिरेशन। इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेट हाइपर एपनिया, इंक्रीज इन डेप्थ ओनली। इसमें क्या होता है, इंक्रीज होती है तो रेस्पिरेशन वो डीप होगा, गहराई तक होगा और रेट बढ़ेगी। और हाइपर एपनिया क्या होता है, इंक्रीज हाइपर एपनिया क्या होता है, एक कंडीशन है रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है ओनली डेप्थ इंक्रीज होती है। फिर आता है पीरियोडिक रेस्पिरेशन, अल्टरनेटिंग हाइपर एपनिया। इसमें क्या अल्टरनेटिंग हाइपर मतलब डेप्थ इंक्रीज होगी, अल्टरनेट कंटिन्यू नहीं होगी, अल्टरनेट होगा, कभी होगी कभी नहीं होगी। स्लो होगा रेस्पिरेशन एंड एपनिया सम टाइम इज कॉल्ड चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। पीरियोडिक रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, मतलब एक चेन के रूप में होगा, कभी स्लो कभी डीप सम टाइम नॉर्मल, इसको बोलते हैं चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है एयर ट्रैपिंग। अब एयर ट्रैपिंग क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑब्स्ट्रक्टेड ट्यूब पल्मोनरी डिजीज, एयर इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, रेस्पिरेशन रेट राइज ब्रीथिंग बिकम। अब एयर ट्रैपिंग क्या होती है, जो आपकी जो
ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसके लंग्स की जो पेरेंकाइमल सेल्स है उनके अंदर कोई इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से क्या है आपके जो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, तो ठीक है उसके अंदर क्या होगा, जो एयर है वो लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ेगी और ब्रीथिंग भी आपकी जो ब्रीथ है वो भी डीप जाएगी और जल्दी जल्दी आप श्वास लोगे, इससे क्या होगा आपकी रेट जो एयर ट्रैपिंग की वजह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बायोट्स रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, स्लो ब्रीथिंग इंटरप्टेड बाय एपनिया फाउंड इन सीएनएस डिसऑर्डर और सम टाइम इन हेल्थी पर्सन। अब देखो स्लो ब्रीथिंग होगी जो कि इंटरप्टेड किसके द्वारा होगी, एपनिया। ठीक है, एपनिया क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है जैसे नॉर्मल चल रही है उसमें क्या होगा स्लो हो जाएगा ब्रीथ। ये किस पे होता है, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो अपने ब्रेन के जो डिसऑर्डर होते हैं ठीक है उनमें होता है बायोट्स रेस्पिरेशन। एंड सम टाइम किसी हेल्दी पर्सन में भी हो सकता है, या तो कोई सीरियस डिसऑर्डर सफर कर रहे हैं पेशेंट उनमें हो सकता है, या कोई हेल्दी पर्सन है उनमें भी हो सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं रेस्पिरेशन के। नॉर्मल ब्रीथिंग इज एफर्टलेस, अपन अब नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, नॉर्मल श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसमें क्या अपन को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, ना अपन को इनवॉलेंट्री प्रोसेस अपने आप हो रही है। ये तो है नहीं कि अपन श्वास लेंगे तो अपन को श्वास लेना पड़ेगा फिर छोड़ना पड़ेगा। ये तो किसी के अंदर श्वास रेस्पिरेटरी समझ से डिजीज होती है उसमें होता है कि वो श्वास लेने के लिए फेफड़े फुलाए करता है, कोशिश करनी पड़ती है। अपन तो एफर्टलेस है, हेल्दी पर्सन तो एफर्टलेस है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, तो उसको क्या बोलते हैं, एफर्टलेस। नॉर्मल रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ रिदमेटिक राइजिंग और फॉलोइंग ऑफ द चेस्ट वॉल। नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, रिदमिसिटी, जो आपकी रिदम है एक कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी में चलता है वो बढ़ती है, और फॉलिंग ऑफ चेस्ट वॉल, आपकी जो चेस्ट है, अब आप श्वास लेते हो देखो, अब आप फील करके देखना आपका जो श्वास होता है जब आप रेस्पिरेशन रेट है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो आपकी चेस्ट है वो स्लाइटली ऊपर होती है फूलती है, और जब रेस्पिरेशन छोड़ते स्लाइटली डाउन आती है। ठीक है, ये क्या आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन की रिदमिसिटी है। इट इज पेनलेस क्वाइट एंड ऑटोमेटिक। ये क्या होता है, पेनलेस, कोई दर्द नहीं होता है इसमें, शांति आराम से होता है, काम होता है, एंड ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है, आपको कोई इफोर्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन रेट इज रेस्टिंग एडल्ट इज 16 से 18 ब्रीथ पर मिनट। एक रेस्टिंग एडल्ट जो रेस्ट कर रहा है सो रहा है उसकी 16 से 18 ब्रीथ पर मिनट होती है। फिर आता है यूपनिया, इट इज रेगुलर इवन प्रोड्यूस नो वॉइस। यूपनिया क्या होता है, एक रेगुलर प्रोसेस जिसमें कोई भी वॉइस प्रोड्यूस नहीं होती। फिर आता है अबनॉर्मल रेस्पिरेशन। अब अबनॉर्मल रेस्पिरेशन कौन सा होता है, स्टिडोर रेस्पिरेशन, इट इज नोइजली श्रिल वाइब्रेटिंग रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, अब स्टिडोर रेस्पिरेशन क्या होता है, नोइजी होता है। जब अपन कभी कफ वगैरह अपन बहुत खांसी जुकाम हो जाता है कफ वगैरह तो अपन क्या नोइजी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, वाइब्रेट होता है रेस्पिरेशन, वाइब्रेशन फील होता है क्योंकि अपन कफ वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है चेस्ट लंग्स के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होता है नोइजी रेस्पिरेशन होता है। और इट इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर एरिया, जो अपना अपर एयरवे है, ट्रेकिया से जो ऊपर है, ब्रोंकियल से जो ऊपर का एरिया होता है उसको अपर एरिया, ब्रोंकियल से नीचे लोअर, ट्रेकिया से जो ऊपर का होता है उसको बोलते हैं अपर एयरवे, और ट्रेकिया से नीचे को लोअर एयरवे बोलते हैं। इट इज कॉमनली सीन इन लेरेंजली इन लार्जली जाइटिस एंड ये कॉमनली किसमें सीन होता है, स्टिडोर रेस्पिरेशन, लेरिंजाइटिस, लेरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है उसमें, एंड फॉरेन बॉडी इन द रेस्पिरेटरी, अगर कोई फॉरेन बॉडी है बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल है माइक्रोग्राम डस्ट वगैरह अगर रेस्पिरेटरी के अंदर पहुंच गए हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है विजिंग, एक्सपायरेशन इज डिफिकल्ट एंड लाउड। विजिंग होता है तब क्या होता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो डिफिकल्ट होगा, श्वास छोड़ने में प्रॉब्लम होगी और लाउडर होगा। जब श्वास छोड़ेंगे तो पता चलेगा कि श्वास छोड़ रहा है और ले रहा है। इसमें विजिंग साउंड किस पे सुनाई देता है, मेनली जो सीओपीडी एम्फाइसीमा कंडीशन होती है, ठीक है, जैसे निमोनिया मान लो आप, निमोनिया होता है तो विजिंग साउंड होता है, बच्चे के अंदर निमोनिया तो उसके तो श्वास छोड़ता है तब सुनाई देता है अपन को, तो उसको बोलते हैं विजिंग। इट इज ड्यू टू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल ब्रांच ब्रोंकियल एंड ब्रोंकियल्स। किसमें होता है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्मॉल ब्रांचेज एंड ब्रोंकियल्स के अंदर। इट इज सीन मेनली अस्थमा, ये किसमें सीन होता है, अस्थमा में सीन होता है। फिर होता है एपनिया, दिस इज ए टेम्पररी ऑफ ब्रीथिंग ड्यू टू एक्सेसिव ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ CO2।
एपनिया क्या होता है, टेम्परेरी सिचुएशन होता है, मतलब अचानक ब्रीथ का सडन स्टॉप हो जाता है ब्रीथ, क्योंकि एक्सेसिव ऑक्सीजन आ जाती है और लेक ऑफ CO2 बाहर नहीं निकल पाती है, CO2 की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक टेम्परेरी सिचुएशन होता है, रुक जाती है सप्लाई। नेक्स्ट है डिसएपनिया। दिस इज फोर्स्ड डिफिकल्ट लेबर्ड ब्रीथिंग। ये क्या होती है, फोर्स्ड होती है, मतलब अपन खुद को मेहनत करनी पड़ती है, फोर्सफुल, और डिफिकल्ट होती है, लेबर्ड ब्रीथिंग होती है, मतलब खुद को प्रयास करके जो ब्रीथिंग भी उसको बोलते हैं डिसएपनिया। इट मे बी accompanied by वेन एंड साइनोसिस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इट इज सीन इन हार्ट डिजीज एंड रेस्पिरेटरी। ये किसकी वजह से होता है डिसएपनिया, ठीक है, accompanied बाई वेन, जो अपनी वेन होती है, ब्लड वेसल के अंदर जो वेन होती है, और साइनोसिस, ऑक्सीजन की सप्लाई, लैक ऑफ उसको ब्लू कलर होता है बॉडी का, ये मेनली सेट किसमें सीन होती है, हार्ट डिजीज या रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर डिसएपनिया कंडीशन अराइज होती है। फिर आता है ऑर्थोपेनिया। द पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली इफ अपराइट पोजिशन। ऑर्थोपेनिया में क्या होता है, जब अपराइट पोजिशन आए, ठीक है, उसी पोजिशन के अंदर पेशेंट ब्रीथ कर सकता है। कॉमनली फाइंड इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। किसमें होता है, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है, RVF LVF, उसके अंदर क्या होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है ऑर्थोपेनिया। चेंज इन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। अब देखो, दिस इज रेस्पिरेशन विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन रेट। स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन है वो ग्रेजुअली, उसकी जो 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, अचानक रेट है वो बढ़ जाती है। देन स्लोली अकर एंड ब्रीथ स्टॉप फॉर 5 to 30 सेकेंड एंड देन साइकिल बिगिन अगेन। चेंज स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होगा, पहले तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी, रेस्पिरेशन रेट फिर स्लाइडली स्लो होगी और ब्रीथ स्टॉप हो जाएगी 5 to 30 सेकेंड के लिए, फिर वापस साइकिल चलने के लिए। मतलब अचानक बढ़ना और घटना और बीच के अंदर क्या स्टॉपेज होना, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इट इज ए पीरियोडिक ब्रीथिंग यूजुअली फाउंड इन द पेशेंट हु आर नियर डेथ। ये किसमें चेंज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ये किसमें देने को मिलती है ब्रीथिंग, जो पेशेंट नियर जिसकी डेथ होने वाली उसमें मिलता है स्ट्रोक रेस्पिरेशन। मतलब कभी तेज होगा, कभी स्लो होगा, कभी स्टॉप होगा, सिसेशन होगा, बंद हो जाएगी और अगेन साइकिल चलने। ये किसमें, तो पेशेंट मरने वाला उसके अंदर होता है। फिर होता है एस्फाक्सिया। इट इज ए स्टेट ऑफ सफोकेशन व्हेन द लंग्स डू नॉट गेट ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर टू द वाइटल ऑर्गन एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एस्फाक्सिया क्या होता है, ये एक स्टेट होता है सफोकेशन का, मतलब जिसमें क्या होता है, लंग्स गेट ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, मतलब लंग्स को प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिलेगी, जिससे वजह वो वाइटल ऑर्गन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और डिप्राइव्ड, जहाँ पे क्या ऑक्सीजन का जो वाइटल ऑर्गन है उनके अंदर ऑक्सीजन कमी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एस्फाक्सिया। नेक्स्ट है साइनोसिस। इट इज द ब्लूनेस और डिस्कलेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। साइनोसिस क्या होता है, एक ब्लूस एंड डिस्कलेशन हो जाता है बॉडी, और जो बॉडी स्किन है बॉडी की उसके ऊपर, और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या आती है, ब्लूस कलर, क्योंकि जो टिश्यू है, स्किन टिश्यू, बॉडी के टिश्यू, उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बॉडी का कलर ब्लू, जिसको बोलते हैं साइनोसिस। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन। पेशेंट टू बी अनअवेयर ऑफ द नर्स काउंटिंग रेस्पिरेशन। जनरल पेशेंट टू बी अनअवेयर ऑफ द नर्स काउंटिंग रेस्पिरेशन। पेशेंट क्या अनअवेयर होता है, कि पता नहीं होता कि नर्स काउंट कर रही है रेस्पिरेशन को। मेंटेन हाफ होल्डली चेकिंग ऑफ रेस्पिरेशन एंड पल्स व्हेन, जब तक वो मेंटेन, आधे घंटे से क्या करना चाहिए, रेस्पिरेशन और पल्स रेट को चेक करना चाहिए जब आवश्यक हो। प्रीलिमिनरी असेसमेंट में क्या होता है, डिटरमाइन द नीड टू असिस्ट क्लाइंट रेस्पिरेशन। डिटरमाइन करो, मतलब पता लगाना नीड ऑफ असिस्ट क्लाइंट, कि क्लाइंट का रेस्पिरेशन कैसा है, उसको ऑक्सीजन देने की नीड तो नहीं है, असिस्ट करने की जरूरत तो नहीं है, ये पता लगाना चाहिए। इफ पेशेंट हैज बीन एक्टिव वेट 5 और 10 मिनट बिफोर असिस्टिंग रेस्पिरेशन। अगर पेशेंट एक्टिव है, ठीक है, कॉन्शियस कंडीशन है, तो वेट करना चाहिए 5 और 10 मिनट बिफोर असिस्टिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर वो एक्टिव कंडीशन में रिप्लाई दे रहा है, कॉन्शियस से बात कर रहा है, तो 5 to 10 मिनट वेट करना चाहिए असेस करने से पहले रेस्पिरेशन को। फिर है असेस रेस्पिरेशन एज फर्स्ट वाइटल साइन इन इन्फेंट और चाइल्ड। असेस करना चाहिए वाइटल साइन के अंदर, रेस्पिरेशन को फर्स्ट असेस करते हैं, फर्स्ट साइन होता है इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर, पर असेस करते हैं वाइटल साइन में, ठीक है। कि मतलब जो बच्चे हैं या कोई चाइल्ड है, इन्फेंट है मतलब 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, और चाइल्ड, ठीक है, तो इनको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि वाइटल साइन के अंदर रेस्पिरेशन को चेक करो। बी श्योर क्लाइंट इज इन ए कंफर्टेबल पोजीशन।
ध्यान रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, श्योर होना चाहिए आपको कि पेशेंट है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। प्रिफेयरली बी श्योर क्लाइंट चेस्ट मूवमेंट इज विजिबल नेसेसरी रिमूव बेड लिनन और गाउन। देखना चाहिए कि पेशेंट के एक कंफर्ट पोजीशन जिसको अच्छा फील हो रहा है और उसकी चेस्ट है वो मूवमेंट करते रहने चाहिए, विजिबल दिखनी चाहिए आपको मूवमेंट करती हुई, नेसेसरी। और रिमूव बेड लिनन और गाउन, आप क्या बेड लिनन को और गाउन को क्या रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, रिस्ट वॉच विथ सेकेंड हैंड विथ आवर डिजिटल डिस्प्ले। आपको क्या करना है, इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, रिस्ट वॉच, सेकेंड हैंड में आपको रिस्ट वॉच पहननी है, वो भी डिजिटल डिस्प्ले जिसमें नंबर रिंग हो, ठीक है, ये नहीं है वो सुई वाली हो, ठीक है। वेन फ्लो सीट और रिकॉर्ड फॉर्म, फ्लो सीट होनी चाहिए और रिकॉर्ड फॉर्म जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। टेम्परेचर पल्स रेट चार्ट भी आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर कैसे करते हैं, प्लेस क्लाइंट आर्म इन रिलीज इन पोजीशन अक्रॉस द एब्डोमेन और लोअर चेस्ट। अब प्लेस करना चाहिए क्लाइंट की जो आर्म है, ठीक है, जो शोल्डर है, भुजा है, आर्म्स होते हैं, ठीक है, कंधे से नीचे का जो पार्ट उसको बोलते हैं आर्म, फोर आर्म, लोअर आर्म, ठीक है। इनको क्या करना है, रिलीज करना है, छोड़ देना है अक्रॉस द एब्डोमेन, एब्डोमेन की साइड और लोअर चेस्ट से नीचे हाथों को रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। ऑब्जर्व कंप्लीट रेस्पिरेशन साइकिल, 1 रेस्पिरेशन एंड 1 एक्सपायरेशन। फिर क्या आपको ऑब्जर्व करना है कंप्लीट साइकिल, रेस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, एक रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन होगा, एक एक्सपायरेशन होगा, मतलब श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, वो क्या होगा, एक साइकिल मतलब एक रेस्पिरेशन, श्वास लेना और छोड़ना मतलब एक रेस्पिरेशन होता है। आफ्टर साइकिल इज ऑब्जर्व लुक एट वॉच एंड बिगिन टू काउंट रेट काउंट। मतलब जब आपने क्या किया, साइकिल ऑब्जर्व कर लिया, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, तब क्या करोगे आप, वॉच की तरफ देखेंगे और काउंट करोगे रेट, काउंटिंग रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर कितनी रेट ब्रीथ पर मिनट आ रही। इफ रिदम इज रेगुलर इन एडल्ट काउंट नंबर ऑफ रेस्पिरेशन इन 30 सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर आपने ये सोचा देखा कि रेस्पिरेटरी साइकिल है, अगर वो रिदम रेगुलर, जो फ्रीक्वेंसी है वो रेगुलर है, 30 सेकेंड काउंट किया आपने, नंबर ऑफ रेस्पिरेशन अगर रेगुलर आ रही है तो आप क्या करेंगे, 30 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, जिससे क्या होगा कि जो प्रॉपर जो ब्रीथ रेट है वो आ जाएगी। इन इन्फेंट और इन यंग चाइल्ड रेस्पिरेशन फॉर फुल मिनट। अब देखो आपने किसी एडल्ट में किया, 30 मिनट तक रेगुलर रेस्पिरेशन फील हो रहा है, सेकंड तक आपको रेगुलर, तो आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, मतलब गुणा कर दोगे 2 से। अगर इन्फेंट है और यंग चाइल्ड है तो उनमें प्रॉपर 1 मिनट तक लेनी चाहिए। नेक्स्ट है इफ एडल्ट हैज इरेगुलर रिदम और अबनॉर्मल स्लो और फास्ट रेट काउंट फॉर फुल मिनट। अब अगर देखो एडल्ट है, इरेगुलर रिदम है और अबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, स्लो है, फास्ट है, तो पूरी 1 मिनट तक काउंट करना है। रिप्लेस क्लाइंट गाउन एंड कवर विद बेड लिनन। रिप्लेस करेंगे क्लाइंट को, गाउन को, और कवर कर देंगे बेड लिनन से वापस, ठीक है। पहले क्या उसके गाउन और लिनन को अपन ने रिमूव किया था जब प्रीलिमिनरी से प्रिपेयर कर रहे थे। अब देखो क्या करना है, इसमें मैं सीधा सा बताता हूं प्रोसीजर के अंदर। पहले तो आपको साइकिल काउंट करना है, ठीक है, कि उसका रेस्पिरेशन, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन काउंट, वो काउंट करने के बाद आप क्या रेस्पिरेटरी रेट काउंट करोगे, कितनी ब्रीथ पर मिनट हो रही है। अगर आपने कंटिन्यूसली रिदमिसिटी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी रेगुलर फील हो रही है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 30 सेकेंड काउंट करके मल्टीप्लाई कर दो। अब यंग चाइल्ड है, इन्फेंट है, उनमें क्या 1 मिनट तक लेना है। अगर किसी एडल्ट की अब नॉर्मल आ रही है, फास्ट स्लो है, तो पूरी 1 मिनट तक लेना है। फिर क्या करना है, क्लाइंट को वापस कपड़े पहना देने हैं। आफ्टर केयर, जब कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशन प्रोसीजर, तो वॉश एंड हैंड वॉशिंग करनी है। कंपेयर क्लाइंट रेस्पिरेशन प्रीवियस फॉर एज ग्रुप। अब कंपेयर करना है क्लाइंट की जो एज ग्रुप में अपन नॉर्मल वैल्यू पड़ी थी उनके अंदर। फिर रिकॉर्ड एनी ए कंपेयरिंग साइन और सिम्टम ऑफ रेस्पिरेशन अल्ट्रेशन इन नर्सेज एज फ्लो चार्ट। फिर क्या करेगी, रिकॉर्ड करना है, ए कंपेयरिंग, कंपेयर करके साइन एंड सिम्टम को, रेस्पिरेशन कौन से स्वालो है, स्ट्रीट और साउंड है, कैसा आ रहा है, अपनी है, डिसअपनी है, उस रेस्पिरेशन की जो अबनॉर्मलिटी है उसको नर्स क्या फ्लो शीट के अंदर रिकॉर्ड करेगी। और अगर अबनॉर्मलिटी है या सीवियर कंडीशन है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। ये था आपका रेस्पिरेशन प्रोसीजर।